Hello everyone and welcome back to my channel and don't forget to subscribe my channel। एपिसोड के स्टार्ट में हमें शाही रसोई का सीन दिखाया जाता है। जियोंग सभी बावर्चियों को बता रही होती है कि हमें एक बर्तन बनाना होगा जिसे हम प्रेशर कुकर कहते हैं। हिलगिन कहती है कि क्या है दीदी, तो जियोंग कहती है कि हम अपने मुकाबले के तीसरे दौर में इसे इस्तेमाल करेंगे और फिर स्केच को दिखाते हुए उन्हें बताने लगती है कि ये कैसे काम करता है। तो हिलगिन कहती है कि दीदी अभी तक तो हमने पहले दौर के बारे में भी बातें नहीं की हैं, तो आप तीसरे दौर के बारे में बातें क्यों कर रही हैं? जियोंग कहती है कि मैं ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पहले भी खेल चुकी हूँ और आपको जीतने के लिए आपका आखिरी पकवान बहुत ही दमदार होना चाहिए। पहले 2 राउंड तक तो सब अच्छा ही खेलते हैं, लेकिन तीसरे राउंड में सब थक जाते हैं और कुछ नया नहीं सोच पाते और फिर वही राउंड किस्मत पलटने वाला राउंड होगा, तो फिर इसलिए हम अब रिवर्स में जाएंगे। तो बावर्ची यूं कहते हैं कि हमें तीसरे राउंड में जिंगसम सूप बनाना है, तो उसके लिए हमें यही बर्तन क्यों चाहिए, हमारे पास और भी तो बर्तन है। जियोंग कहती है कि मेरे ख्याल से जिंगसम के साथ जो सबसे अच्छा शोरबा है वो है ओबोल्गे सांगेतांग। बावर्ची सिंह कहता है कि सांगेतांग क्या होता है। बावर्ची कहते हैं कि क्या हम 3 मुर्गे एक साथ बनाने वाले हैं। तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि सांगेतांग कहते हैं जीवित केकड़े को, तो शायद ये कोई समुद्री जानवर है। तो फिर जियोंग सोचती है कि लगता है इस युग में सांगेतांग था ही नहीं। जियोंग कहती है कि ये एक ऐसी डिश है जिसमें मुर्गे के अंदर जिंगसम और बाकी सामग्री भर भर कर उसे पकाया जाता है। बावर्ची कहते हैं कि पहले तो आपने उस अजीब से बर्तन की बात की और अब आप कह रही हैं कि हम मुर्गी में सामग्री भरकर उसे पकाएंगे। बावर्ची कहते हैं कि हम मुर्गी के अंदर अगर सामग्री रखकर पकाएंगे तो मुर्गी के पकने तक वो तो ज्यादा पक जाएगी और ऐसे तो वो बेस्वाद हो जाएगी। तो जियोंग कहती है कि बिल्कुल सही, मुझे पता है कि हर चीज के पकने का समय अलग अलग होता है, तो इसीलिए अब ये शोरबा जिम्मेदारी के साथ साथ विज्ञान से भी बनाया जाएगा, तो फिर इसके लिए हमें प्रशिक्षण चाहिए होगा। हिलगिन कहती है कि फिर तो ये हमारी जिम्मेदारी का पहला स्टेप हुआ और फिर हम मुर्गे की स्मेल को खत्म करने के लिए उसे अच्छे से धोएंगे। बावर्ची मिंग कहते हैं कि फिर तो ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ और फिर जियोंग बहुत सी सामग्री का नाम लेती है और कहती है कि इसको हम मुर्गे के साथ उबालेंगे। तो बावर्ची सिंह कहते हैं कि अब बस भी करो और कितनी जिम्मेदारी शामिल करोगे इसमें। बावर्ची सिंह कहते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी का आखिरी पड़ाव होगा। जियोंग कहती है कि असली स्वाद तब आएगा जब तुम इसे सच्ची दिल से बनाओगे। बावर्ची मिंग कहते हैं कि इसके लिए हम अपना लोहे का बर्तन भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो जियोंग कहती है कि अगर हमें अपना सारा सामान एक साथ उबालना है तो उसके लिए हमें इसकी जरूरत होगी। अगर हमें 10 घंटे का काम 1 घंटे में करना है तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बावर्ची मिंग कहते हैं कि ऐसी चीजों को मैंने पहले कभी नहीं देखा और अगर ये हमें ना मिला तो हम क्या करेंगे। तो बावर्ची मिंग कहते हैं कि बावर्ची मिंग ज्यादा दिमाग मत चलाओ, ये हमें कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो जियोंग कहती है कि हम इस प्रेशर कुकर को खुद ही बनाएंगे। तो बावर्ची कहते हैं कि बावर्ची योन जरा सोच समझ कर बात करो, हम इसे कैसे बना सकते हैं। बावर्ची मियां कहते हैं कि तुम अगर हमारे साथ कोई खाने की बात करो तो समझ आती है, हम बावर्ची हैं, कोई लोहार नहीं, हम ये कैसे बनाएंगे। तो जियोंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन इस बर्तन से हम इसे एक नया और खास स्वाद दे सकते हैं। तो बावर्ची मियां कहते हैं क्या तुम्हें इतना यकीन है। तो जियोंग कहती है कि कोई शक, और जहाँ तक मुझे याद है तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही इंसान है जो ये बना सकता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों कंट्रीज के शेफ अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं और इस दौरान जब जियोंग सभी बावर्चियों को रेड चिली पाउडर और उसकी चटनी के बारे में बताती है तो प्रिंस जेसन भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। फिर हमें बावर्ची इनको दिखाते हैं जो कहते हैं कि गोलकी का मांस बहुत ज्यादा सख्त होता है, इसीलिए इसे पकाने में देर लगती है। तो बावर्ची मियां कहते हैं कि अगर हम इसे ज्यादा देर तक पकाएंगे तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा, तो इसलिए ये हमारे कंपटीशन के लिए सही नहीं है। तो जियोंग कहती है कि इसीलिए तो फिर हमारे कंपटीशन में एंट्री होगी प्रेशर कुकर की। वैसे पानी 100 डिग्री तक उबलता है, लेकिन प्रेशर कुकर में दबाव ज्यादा होने की वजह से वो 120 डिग्री तक उबलता है और जब हम उसे इसमें पकाएंगे तो उसके मांस के साथ साथ हड्डियां भी इतनी नरम हो जाएंगी कि वो खाई जा सके। इतने तक महाराज भी वहाँ पर आ जाते हैं और जियोंग को सब कहते हुए सुन रहे होते हैं। कोई राजमंत्री ध्यान रख रहे होते हैं कि कोई वहाँ पर आना जाए। इतने में जियोंग को लगता है कि शायद वहाँ से कोई देख रहा है। जियोंग वहाँ पर आती है और विंडो खोलकर देखती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। फिर जियोंग विंडो बंद करके चली जाती है और महाराज विंडो से साइड पे खड़े होते हैं और कहते हैं कि बच गया। फिर हमें जियोंग को महाराज जिन्ही के पास दिखाते हैं। महाराज कहते हैं कि तुम ये अजीब सा बर्तन बनाना चाहती हो और इससे क्या होगा। तो जियोंग कहती है कि अपने मुकाबले के तीसरे दौर में मैं इस बर्तन को इस्तेमाल करूंगी, या फिर हम कह सकते हैं कि थर्ड राउंड में मैं जो डिश बनाऊंगी उसका स्वाद
स्वाद इसी बर्तन से आएगा। ये खाना बनाने की कला और विज्ञान का मेल है, ऐसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो महाराज कहते हैं कि यानी तुम चाहती हो कि किसी को ढूंढ कर इससे ये बर्तन बनवाना है? तो जीएम कहती है कि हाँ, और क्या यहाँ पर कोई छांग योनसिल नाम का आदमी है? क्योंकि मुझे लगता है कि ये बर्तन वही बना सकता है। तो महाराज कहते हैं कि स्वर्गवासी महाराज उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो जीएम कहती है कि आपका मतलब है कि अब वो यहाँ पर नहीं है? तो महाराज कहते हैं कि नहीं, खुंगेशी में कोई तो होगा जो इसे बना सकेगा। तो जीएम कहती है कि खुंगेशी? तो महाराज कहते हैं कि वहाँ पर जंग के हथियार तैयार होते हैं, वहाँ पर तोप के साथ साथ तलवारें भी बनती है। तो जीएम कहती है कि नहीं, ऐसे हमारा काम नहीं बनेगा, मुझे एक आविष्कार चाहिए। तो राजमंत्री कहते हैं कि महाराज चांगचुंग सिंह नाम का एक आदमी है और वो इंसान चांग योनसिल का वंशज है। तो महाराज कहते हैं कि क्या करता है वो? राजमंत्री कहते हैं कि खुंगेशी में वो उल्टी सीधी चीजें बनाने के नाम से बहुत बदनाम था और पिछली गर्मियों में उसने धमाका कर दिया था, इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया। तो महाराज पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है? तो राजमंत्री कहते हैं कि मैंने सुना है वो अपने गांव लौट गया है और अगर हमें उस बारे में मजीद जानकारी चाहिए तो हम खुंगेशी वाला से ही उसकी जानकारी ले सकते हैं। जीएम कहती है कि महाराज आप प्लीज जल्दी मेरी उनसे मुलाकात करवा दे, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो महाराज कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी का काम अच्छा नहीं होता। जीएम कहती है कि महाराज बिना प्रेशर कुकर के मैं ये कॉम्पिटिशन नहीं जीत पाऊंगी। उबोल्गे के मांस को मुलायम बनाने और जिनसिम के टेस्ट को शोरबे में डालने के लिए मुझे ये बहुत जरूरी है। हमारे पास पहले दो दौर के लिए वक्त बहुत कम है और हमें अभी सामग्री भी लानी है। तो महाराज कहते हैं कि क्या महल में मौजूद सामग्री काफी नहीं है? तो जीएम कहती है कि असल में मुझे ताजा सामग्री चाहिए जो पहाड़ों पर साफ पानी में उगती है। ताजा सामग्री ही तय करती है कि खाना अच्छा बनेगा या फिर नहीं। तो महाराज कहते हैं कि फिर तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना चाहिए। तो राजमंत्री कहते हैं कि महाराज नहीं, आप ऐसे नहीं जा सकते, मिंग से आए हुए मंत्री भी अभी यहाँ ठहरे हुए हैं। उसके अलावा जीएम की तैयारी पर ही डिपेंड करता है कि हम कंपटीशन जीतेंगे या फिर नहीं, और अगर आप ऐसे समय में राजमहल से जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। फिर महाराज उन्हें देखने लगते हैं और राजमंत्री चुप कर जाते हैं। महाराज जीएम से कहते हैं कि तुम्हें जाने की अनुमति है। तो जीएम कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। तो महाराज कहते हैं कि लेकिन तुम वहाँ पे अकेली नहीं जा सकती। फिर महाराज जीएम को भी एक लड़के के कपड़े पहनाते हैं और उसके साथ मुख्य शाही सचिव सोंगचे को भेजते हैं। फिर महाराज मुख्य शाही सचिव को एक मेडल देते हैं और कहते हैं कि अगर घोड़े और लोग चाहिए हो तो इसे इस्तेमाल करना। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि जी महाराज। फिर वो दोनों जाने लगते हैं। जीएम के बैग की स्ट्रैप नीचे होती है तो मुख्य शाही सचिव उसे सही करते हैं। तो महाराज लोमिन से कहते हैं कि मेरी बात सुनो, अगर लोग इन्हें देखेंगे तो उन्हें अजीब नहीं लगेगा? तो लोमिन कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तो महाराज जेलस होते हुए कहते हैं कि वो दोनों मियाँ बीवी नहीं लग रहे। तो लोमिन कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, बावर्ची योन इतनी गोरी हैं कि लोग उसे भाई तो नहीं समझेंगे और मियाँ बीवी शायद। तो महाराज कहते हैं कि कुछ करना पड़ेगा। तो लोमिन कहता है कि जी महाराज बताइए फिर क्या करना है। फिर हमें जीएम को दिखाते हैं जो सोंगजे से पूछती है कि मांगू लोग मिल जाएगी ना? तो सोंगजे तपते हुए कहता है कि मुझे देखकर तुम्हें अपनी किताब की याद आ जाती है। महाराज ने कहा है ना कि वो उसे ढूंढ निकालेंगे, तो तुम मुझे तंग करना बंद करो। जीएम कहती है कि वो किताब मेरे लिए बहुत जरूरी है, ये कंपटीशन खत्म होते ही मैं वापस चली जाऊंगी। तो सोंगजे कहता है कि तुम्हें वापस आने की इतनी जल्दी क्यों है? तो जीएम कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो? सोंगजे कहता है कि महाराज आजकल तुम्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और महाराज को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो दिन जल्दी ही आएगा जब मैं तुम्हें सम्मान देके बुलाऊंगा। फिर अचानक से कहता है कि शाही सखी योंग। तो जीएम कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, ये सब बेकार की बातें सोचना छोड़ो, मैं जल्द ही वापस चली जाऊंगी। सोंगजे कहता है कि वैसे इस मौके पर तुम महाराज का दिल जल्दी जीत सकती हो। तो जीएम कहती है कि एक बात तो बताए सचिव जी, आप मुझे इतना पुश क्यों कर रहे हैं, आपको इससे कोई फायदा होगा? तो सोंगजे कहता है कि मैं कोई पुश नहीं कर रहा, पुशु कोई नहीं है यहाँ पर, वैसे इसका मतलब क्या होता है? तो जीएम कहती है कि बाहर में जाओ। जीएम आगे जाने लगती है, इतने में ही वहाँ पर खोंगिल आ जाता है जिसे अचानक से आते देखकर वो दोनों डर जाते हैं। सोंगजे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो खोंगिल पीछे देखने का इशारा करता है। तो पीछे महाराज और लोमिन खड़े होते हैं। सोंगजे कहता है कि महाराज यहाँ पर कैसे आ गए? तो महाराज कहते हैं कि 7 साल की उम्र के बाद लड़का लड़की एक साथ नहीं होने चाहिए, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा ताकि बावर्ची जीएम के बारे में कोई गलत ना समझे। तो सोंगजे कहता है
कि महाराज बावर्ची हम आदमी के भेष में हैं। तो महाराज कहते हैं कि बकवास बंद करो, साफ दिख रहा है कि ये एक लड़की है। तो सोंगचे कहता है कि महाराज मिंग से आए प्रतूत अभी महल में ठहरे हुए हैं। तो महाराज कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए आपको अब जल्द ही महल जाना होगा और महल की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी तो है। तो सोंगचे कहता है कि माफ कीजिए महाराज, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए, ऊपर से आपने इतना लंबा सफर भी तो तय करना है। तो महाराज कहते हैं कि ये सफर उस कंपटीशन के लिए है जिसपे पूरा जोशियों दांव पर है, तो इसलिए ये मेरी जिम्मेदारी है कि ये सफर मैं खुद तय करूं। फिर महाराज जियोंग से कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, हमारा सफर बहुत लंबा है। सभी जाने लगते हैं और बेचारे सोंगचे सबको आवाजें दे रहे होते हैं कि मुझे तुम सब कहाँ छोड़ के जा रहे हो। फिर हम देखते हैं कि सोंगचे राजमंत्री के पास आते हैं। राजमंत्री कहते हैं कि महाराज इस वक्त कहाँ जा सकते हैं। तो सोंगचे कहता है कि वो महल से बाहर चले गए। तो राजमंत्री कहते हैं कि आपको तो उन्हें रोकना चाहिए था, आपको यहाँ के हालात तो पता हैं। सोंगचे कहता है कि उन्होंने भेष बदल लिया और यहाँ से जाने का इरादा बना लिया, तो भला मैं उनको फिर कैसे रोक सकता हूँ, और राज्यसभा मैं संभालूंगा, आप शयन कक्ष देखिए मंत्री जी। ये कहकर फिर सोंगचे वहाँ से जाने लगते हैं। फिर सोंगचे सभी मंत्रियों के पास होते हैं और कहते हैं कि महाराज की तबीयत ठीक नहीं है और अभी हमारी होने वाली मीटिंग को महाराज ने कैंसिल कर दिया है। आप लोग अपनी बाकी सभी तैयारियों पर ध्यान दें और अगर महाराज से कुछ कहना हो तो उसे लिखकर आप मुझे दें। तो मंत्री कहने लगते हैं कि तुम कहना चाहते हो कि महाराज ऐसे अचानक से बीमार हो गए हैं, कल तक तो वो ठीक थे। तो इन सुयान कहते हैं कि ठीक है ना, अब हो गए हैं तो हो गए, अब हम सबको यहाँ से जाना चाहिए। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो चल चलकर बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। फिर वो कोंगिल से कहते हैं कि हम अभी कहाँ हैं, मैं अब और नहीं चल सकता। तो कोंगिल कहता है कि हम बस पहुँच ही गए हैं महाराज, बस थोड़ी सी दूर है। तो जियोंग कहती है कि महाराज वहाँ पहुँचने के बाद मैं इस देश का राजा हूँ, ऐसे बकवास बिल्कुल मत करना। तो महाराज कहते हैं कि जब ये सच है तो फिर इसे छुपाने की क्या जरूरत। तो जियोंग कहती है कि फिर अगर उन्होंने ये कहा कि क्षमा कीजिए मैं इसे नहीं बना पाऊंगा तो फिर आप क्या करोगे। तो महाराज कहते हैं कि फिर उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तो जियोंग कहती है कि अरे महाराज। तो महाराज उन्हें कहते हैं कि चलो ठीक है। जियोंग कहती है कि आपने वादा किया था। फिर हमें प्रिंस जेसन को दिखाते हैं जिनके पास ये खबर पहुंच जाती है कि महाराज महल से बाहर गए हुए हैं। मंत्री उन्हें बताते हैं कि सुना है महाराज मुख्य राज रसोइया के साथ बाहर गए हैं। प्रिंस जेसन कहते हैं कि हमारा कंपटीशन करीब है, ये वक्त तो बहुत नाजुक है। मंत्री कहता है कि हमने सुना है कि वो प्रतियोगिता में इस्तेमाल करने के लिए कोई खास चीज ढूंढ रही है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि अंतिम समय में वो कौन सी खास चीज ढूंढ रही है। प्रिंस जेसन कहते हैं कि यही मौका है, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे ये कंपटीशन ही कैंसिल हो जाए। तो मंत्री कहते हैं कि महाराज हमें मिंग के दूतों के लौटने तक इंतजार करना चाहिए। तो प्रिंस जेसन गुस्से से कहते हैं कि मंत्री जी आप ये मत भूलिए कि ये कंपटीशन कितना ज्यादा जरूरी है, ये कंपटीशन ही हमारी बाकी चालों को आगे बढ़ाएगा। फिर वो सबसे कहते हैं कि अपने आदमी को उनके पीछे भेजो, उन्हें कह दो कि अपना हुनर दिखाने का वक्त आ गया है और इस बार हमारे निशाने में होगी मुख्य राज्य रसोइया। फिर हम देखते हैं कि महाराज और बाकी सभी चुंग सेंग के घर में पहुंच जाते हैं। तो महाराज कहते हैं कि हम सही जगह तो पहुंच गए हैं ना। तो लूमिन कहता है कि जी हाँ, जो एड्रेस मिला था उस हिसाब से तो यही घर है। तो महाराज कहते हैं कि ये दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है। कोंगिल पढ़ने लगता है, उस पर लिखा होता है कि अगर बिना इजाजत के घर में घुसने की कोशिश करोगे तो मारे जाओगे। तो महाराज कहते हैं कि क्या बकवास है, संकी लोगों को किसी का सम्मान नहीं करना आता और अब ये कैसा वक्त आ गया है कि हमें इसकी इजाजत देनी होगी। तो महाराज दरवाजा खोलने लगते हैं। जियोंग उन्हें रोक रही होती है कि नहीं महाराज रुक जाएं। सभी अंदर आते हैं तो महाराज कहते हैं कि चांग चुंग सिंह बाहर आओ और हमारा स्वागत करो। फिर वो देखते हैं कि वो सभी तोप के आगे खड़े होते हैं। जियोंग कहती है कि महाराज आपने दरवाजा खोलकर बारूद को आग लगा दी, तो सब लोग बाहर निकलो जल्दी। तो कोंगिल वहाँ से भाग जाता है। महाराज जियोंग को पकड़कर नीचे हो जाते हैं और लूमिन महाराज के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तो जब धमाका होता है तो तोप में से राइस पफ निकलते हैं। लूमिन गुस्से से कहता है कि चुन सिंह मैं तुम्हें
तुम्हें जान से मार दूंगा। तो खोंगिल उसे रोकता है। जियोंग देखने लगती है कि ये क्या है, फिर वो नीचे से उठाकर खाती है तो कहती है कि ये तो बुरबुरे ही हैं, मैं तो सही जगह पहुंची हूँ। महाराज कहते हैं कि ये तुम क्या बात कर रही हो। तो जियोंग कहती है कि ये कोई आम खाना पकाना नहीं है, ये है मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, खाना और विज्ञान का मेल। फिर चांग चुंगसिन इसे खाते हैं और कहते हैं कि मिकदार में तो ये ज्यादा हो गई, लेकिन अभी भी इसमें टेस्ट नहीं है। तो महाराज उसे कहते हैं, क्या तुम सच में चांग चुंगसिन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे। महाराज के इतना कहते ही जियोंग उन्हें रोकती है। तो चांग चुंगसिन कहते हैं कि कौन हो तुम कोई महाराज हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी के घर में ऐसे बिना पूछे चले आए। तो महाराज कहते हैं कि तुमने क्या कहा, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कौन हूँ। तो जियोंग महाराज को रोकती है और कहती है कि देखिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं। जियोंग महाराज को मुख्य शाही सचिव बना देती है। तो चांग चुंगसिन कहता है कि अच्छा जियोंग सा, मैं भी कहूँ कि तुम्हें इतना घमंड किस लिए है। तो जियोंग कहती है कि सही कहा, ये है मुख्य शाही सचिव। महाराज कहते हैं कि तुम हमें जानते भी हो, लेकिन उसके बावजूद तुमने नकली धमाका किया और हमें डराने की कोशिश की, तुम मरना चाहते हो क्या। तो चांग चुंगसिन गुस्से से कहते हैं कि चुप करो, अगर मुझे पता होता कि तुम लोग महल से आए हो तो चावल की जगह सैकड़ों गोलियां तान देता तुम लोगों के अंदर। तो लुमिन कहता है कि मैं तुम्हें बताऊं गुस्ताख कहीं के। तो चांग चुंगसिन कहते हैं कि अरे किसका कुत्ता भौंक रहा है बे, अच्छा दोनों कुत्ते तो यहीं पे हैं। तो महाराज को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि खबीस कहीं के। तो जियोंग उन्हें रोकती है और कहती है कि जरा शांत हो जाएं। फिर खोंगिल उन्हें सच में डॉग बन के दिखाता है और कहता है कि हुजूर आपकी नजर तो सच में कमाल की है। फिर जियोंग मशीन को देखती है और कहती है कि दबाव और प्रेशर से काम करने वाली एक पफिंग मशीन, शायद ये आदमी मेरे काम आ सकता है। फिर जियोंग अपनी आवाज बदलती है और कहती है कि मेरा नाम है योन जियोंग और मैं शाही परिवार का मुख्य शाही रसोइया हूँ। तो चांग चुंगसिन कहता है कि अरे क्या क्या दिखा रहे हो ऊपर वाले, पहले एक मुख्य शाही सचिव और अब एक लड़के के बेस में एक मुख्य राज्य रसोइया। तो जियोंग मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है कि पता चल गया। फिर कहती है कि शायद आपको हमारी बातों पर यकीन न आए, लेकिन ये सच है, हम बहुत ही लंबी दूरी तय करके आपसे मिलने के लिए आए हैं। वो दरअसल मामला थोड़ा सा नाजुक है और उस पर देश की किस्मत टिकी हुई है। तो चांग चुंगसिन कहते हैं कि देश की किस्मत, तो देश के मामले तो महाराज को सुलझाने चाहिए ना, मुंह उठाकर यहाँ पर क्यों चले आए। तो महाराज कहते हैं कि क्या तुम्हारी अकल तभी ठिकाने पर आएगी जब तुम्हारी गर्दन पर तलवार रखी जाएगी। तो चांग चुंगसिन कहता है कि शेर की गुफा में घुसकर शेर पर ही हमला, बेहतर होगा कि तुम सभी अपना अपना रास्ता नाप लो, वरना चावल के धमाके की जगह असली धमाका भी हो सकता है। तो महाराज कहते हैं कि अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो और लुमिन को आवाज देते हैं। लुमिन अपनी तलवार निकालने वाला होता है तो जियोंग उसे कहती है कि अरे रुक जाओ, बात बात पर तलवार क्यों निकालने लगते हो। फिर जियोंग महाराज से कहती है कि आपने मुझे कहा था ना कि आप शांत रहोगे। फिर जियोंग चांग चुंगसिन से कहती है कि देखिए हम देश के मामले के लिए नहीं बल्कि निजी मामले के लिए आपके पास आए हैं। तो चांग चुंगसिन कहते हैं कि चेतावनी देना मेरा काम था। फिर वो अपने हैंडल को खींचने वाले होते हैं तो खोंगिल कहता है कि रुकिए जनाब, आपने तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है, पहले आप हमारी बात तो सुन लें। फिर चांग चुंगसिन अपना हैंडल खींच लेते हैं और सबके सामने एक सेटअप आता है जहाँ पर बहुत से तीर लगे होते हैं। उसे देखकर सभी डर जाते हैं। तो जियोंग कहती है कि आप रुक जाइए, हम सभी यहाँ से चले जाते हैं। फिर वो सभी बाहर जाने लगते हैं। जियोंग दरवाजे के पास खड़ी होती है और कहती है कि आपका ही नुकसान है, मैं तो आपको मजेदार बुरबुरे बनाने का बताने वाली थी। तो चांग चुन कहता है कि बुरबुरे यानी फूले हुए चावल क्या। तो जियोंग कहती है कि कुछ कहा क्या और सोचती है कि फंस गई मुर्गी। फिर चांग चुन जियोंग के पास आते हैं और कहते हैं क्या तुम इन्हें मजेदार बनाने का तरीका मुझे बता सकते हो। तो जियोंग उन्हें कहती है कि हाँ क्यों नहीं। फिर वो उनको थोड़ी सी चीनी देती है और कहती है कि ये चीनी है, चावल के साथ एक मुट्ठी डालकर कोशिश करो और अब अलविदा। और फिर जियोंग वहाँ से चली जाती है। तो महाराज कहते हैं कि तुम मुझसे अकेले में क्या बात कर रही थी, वो संगी सिर्फ बातों से नहीं बल्कि डरने से मानेगा। तो जियोंग कहती है कि किसने कहा था कि संगी लोगों को सम्मान करना नहीं आता, अगर उसने रस्सी खींची होती तो क्या होता। तो महाराज कहते हैं कि वो ऐसा कभी भी न करता। तो खोंगिल कहता है कि महाराज ऐसे लोग सिर्फ डराते नहीं हैं बल्कि करके दिखाते हैं। तो लुमिन कहता है कि वो महाराज के सामने ऐसे गुस्सा
गुस्ताखी कैसे कर सकता है। तो कोंगिल कहता है कि महाराज के सामने गुस्ताखी, वो महाराज के साथ साथ हम सबको भी उड़ा देता। तो जियोंग कहती है कि अरे यार बस भी करो, अगर झगड़ना ही है तो वापस आते हुए झगड़ लेना, अभी तुम दोनों शांत करे हो जाओ। महाराज सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ मैंने बर्दाश्त कैसे कर लिया। इतने में दोबारा से धमाका होता है तो महाराज फिर से जियोंग को पकड़ लेते हैं। फिर जब जियोंग महाराज को देखने लगती है तो महाराज उसे छोड़ देते हैं और पीछे होकर खड़े हो जाते हैं। फिर हमें चांग चुंग सिंह को दिखाते हैं जो अपने राइस पर ट्राई करता है और वो टेस्ट में अच्छे हो गए होते हैं। जियोंग कहती है कि आपने चीनी डालकर ट्राई किया ना, ये अच्छे बने हैं ना। तो चांग चुंग सिंह कहता है कि तुम अभी तक इधर ही हो। तो जियोंग कहती है कि आपको छोड़ के कैसे चली जाऊं, तो फिर बताएं ये कैसा है, इसका स्वाद बड़ा है ना। तो चांग चुंग सिंह कहते हैं कि हाँ, चीनी डालने से स्वाद तो बड़ा है लेकिन अभी भी कोई कमी है। तो जियोंग कहती है कि क्या कमी है। तो चांग चुंग सिंह कहते हैं कि मैंने इस यंत्र को इसलिए बनाया ताकि चावल दुगना फूले और लोगों का पेट भर सके, और फिर अगर चीनी डालने से स्वाद आएगा तो फिर फायदा क्या, ये तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो जियोंग कहती है कि फिर तो आपको मेरी जरूर मदद करनी चाहिए। अगर जोसियो ये मुकाबला जीत जाता है तो फिर मिंग से जितना चाहे इतना कम दाम में गन्ना खरीद सकता है, और फिर वो दिन जरूर आएगा जब हर कोई ये राइस पफ्स खा सकेगा। तो चांग चुंग सिंह कहता है कि ये कहानी असल है या फिर तुमने अभी यहाँ पे खड़े होकर बनाई है। तो जियोंग कहती है कि मैं यहाँ पर इतने बड़े मंत्री के साथ आई हूँ, मैं भला झूठ कैसे बोल सकती हूँ। तो चांग चुंग सिंह कहते हैं क्या तुम सच में मुख्य राज रसोइया हो। तो जियोंग उन्हें अपना मुख्य राज रसोइये का मेडल दिखाती है। तो चांग चुंग सिंह कहता है कि क्या वो सच में मुख्य शाही सचिव है। तो जियोंग कहती है कि हाँ। तो चांग चुंग सिंह कहते हैं कि फिर इतनी होनहार लड़की उस घटिया बंदे के साथ क्या कर रही है। तो जियोंग कहती है कि वो कहानी बहुत लंबी है। तो चांग चुंग पूछता है कि फिर बताओ मेरी क्या मदद चाहिए तुम्हें। तो जियोंग उन्हें प्रेशर कुकर का स्केच दिखाती है। तो चांग चुंग सिंह उसके अंदर आने के लिए दरवाजा खोल देता है। जियोंग अंदर चली जाती है। तो महाराज कहते हैं कि ये दोनों अंदर क्यों जा रहे हैं, ये यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं इसे जान से मार दूंगा। तो कोंगिल महाराज के आगे आता है और कहता है कि शांत हो जाइए महाराज, सबसे पहले बावर्ची जियोंग को जो चाहिए उसे वो लेने देते हैं। डोमिंग कहता है कि शायद बात बन रही है महाराज, हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। महाराज कहते हैं कि कंपटीशन शुरू होने से पहले ही मेरा सब्र का बांध टूट रहा है। फिर चांग चुंग सिंह सभी स्केचेस को देख रहा होता है। जियोंग कहती है कि वैसे तो पानी 100 डिग्री तक उबलता है लेकिन दबाव ज्यादा होने की वजह से वो 120 डिग्री तक उबलता है। तो इसका मतलब है कि मांस इतना अच्छे से पकता है कि इसकी हड्डियां भी खाई जा सके। तो चांग चुंग सिंह कहता है कि अरे ऐसे बात करो ना कि मुझे भी समझ में आए, अगर तो उस बर्तन के जोड़ तोड़ थोड़े से भी कमजोर हुए तो वो फट भी सकता है। तो इसका मतलब है कि खरा लोहा इस्तेमाल करना होगा। इतने में वो कहते हैं कि अरे मैं क्यों इन सब झंझट में फंस गया, तुम मुझसे मुद्दे की बात करो, तुम मुझसे ये क्यों बनवाना चाहती हो। तो जियोंग कहती है कि कुछ दिन बाद जोसियोन और मिंग से आगे बावर्चियों के बीच में प्रतियोगिता है और मुझे इस कंपटीशन को जीतने के लिए इस बर्तन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चांग चुंग सिंह कहते हैं कि मिंग से आए हुए बावर्ची उनसे जीतना इतना आसान नहीं होगा, और क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम जीत जाओगी। तो जियोंग कहती है कि अगर आप मेरी मदद करेंगे तो मैं जरूर जीत पाऊंगी, मुझे जीतने के लिए इस बर्तन की सख्त जरूरत है। तो चांग चुंग सिंह कहते हैं कि मुझे नहीं बनाना बर्तन, मुझे ऐसे लोगों की मदद नहीं करनी है जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो जाने लगते हैं। तो जियोंग कहती है कि अरे आप मेरी बात तो सुने, अगर जोसियो हार गया तो फिर भी इन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा और इसकी वजह से यहाँ के लोगों को भी बहुत मुश्किलात का सामना होगा, इसलिए फिर आप प्लीज मेरी मदद कर दें। तो चांग चुंग सिंह कहता है कि तुम जीत भी जाओगे तो फिर भी ये दुनिया नहीं बदल जाएगी। तो जियोंग कह रही है कि अगर चांग युनसिल होते तो क्या वो भी ऐसे करते। तो चांग चुंग सिंह कहता है कि तुम मुझसे जानते भी हो, हाँ मेरे अंकल जरूर होते तो वो जरूर मदद करते, और लेकिन उसके बाद उन्हें कचरे की तरह फेंक दिया जाता और मुझे शाही कचरा नहीं बनना, तो अब तुम जाओ बहन। फिर जियोंग बाहर जाती है और ना का इशारा करते हुए सबको बताती है। तो महाराज कहते हैं कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वो ऐसे नहीं मानने वाला, उसे हम सिपाहियों के हवाले कर देते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है। तो कोंगिल कहता है कि महाराज ऐसे लोगों का दिल बहुत ज्यादा साफ होता है, तो इसीलिए हमें उसका दिल जीतना होगा, अगर हमने उसे जोर जबरदस्ती की तो काम नहीं बनेगा। बाहर से वो चाहे जितने मुसी हमें सख्त दिखे, लेकिन अंदर से भी फिर वो देखता है कि महाराज उसे घूरे होते हैं। तो कोंगिल कहता है कि अंदर से भी संकी ही होते हैं शायद। तो जियोंग कहती है कि हाँ कोंगिल बिल्कुल सही कह रहा है, जब महाराज भी मुझे बार बार खाना बनाने का कहते हैं तो मुझे यहाँ से भागने का दिल करता है।
तो महाराज कहते हैं कि क्या कहा, लेकिन अभी तक तो तुमने इस बारे में कुछ नहीं बोला था। जीएम कहती है अगर प्रेशर कुकर ही गलत बन गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो महाराज कहते हैं कि फिर मैं उसके हाथ कटवा दूंगा और उसकी 3 पीढ़ियां मैं मिटा दूंगा। तो जीएम कहती है कि महाराज ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें उसे मनाना होगा ताकि बर्तन में कोई कमी ना हो। तो महाराज कहते हैं कि फिर हमें क्या करना होगा। तो जीएम कहती है कि मुझे इनका दिल जीतना होगा और अभी मेरे पास कोई तरकीब नहीं। तो महाराज कहते हैं कि सब सुनो, रात तक मुझे कोई अच्छी तरकीब सोच के बताओ। फिर हमें सखी खान को दिखाते हैं जो गुस्से में होती है और कहती है कि महाराज मुखिया राज रसोइया के साथ महल से बाहर गए हैं, वो इतना कैसे गिर सकते हैं। तो चियोल कहती है कि सखी जी आप शांत हो जाइए, वो जरूर कंपटीशन की वजह से ही बाहर गए होंगे और अभी जरूरी बात ये है कि मैंने इस कलाकार खोंगिल के बारे में जानकारी ली है, मुझे उसकी नाटक मंडली के बारे में पता चला और उस मंडली के मुखिया से मेरी बात भी हुई। क्या आपको ओगदान नाम की लड़की याद है सखी जी। तो सखी खान कहती है कि क्या तुम जान-मान वाली लड़की ओगदान की बात कर रही हो। तो चियोल कहती है कि जी सखी जी, ओगदान खोंगिल की बहन थी। तो सखी खान कहती है कि इसका मतलब है कि महल के आसमान बदलाने की उसकी वजह यही है। तो चियोल कहती है कि जी हाँ, वो अपनी बहन की मौत की वजह ढूंढ रहा है। तो सखी खान कहती है कि उसके बारे में और पता लगाओ। फिर हमें राजमाता को दिखाते हैं जिस स्वर्गवासी महाराज की तीनों सखियों के साथ होते हैं। राजमाता कहती है कि क्या महाराज मुखिया राज रसोइया के साथ महल से बाहर गए हैं। तो दूसरी सखी कहती है कि जी राजमाता, लेकिन मैं इसकी वजह नहीं जानती कि वो महल से बाहर क्यों गए हैं। तो तीसरी सखी कहती है कि आजकल महाराज कुछ ज्यादा ही महल से बाहर नहीं जाने लगे हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है। तो पहली सखी कहती हैं कि वो ऐसे नहीं है कि मिंग की मौजूदगी में वो महल से बाहर जाएं। तो राजमाता कहती है कि जी हाँ बिल्कुल, वो चाहे महाराज हैं, चाहे अपनी मनमानी भी करते हैं, लेकिन इतने लापरवाह वो बिल्कुल नहीं है। तो दूसरी सखी कहती है कि शायद मिंग के साथ होने वाले कंपटीशन की वजह से वो बाहर गए हों। तो तीसरी सखी कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो इस वजह से बाहर जाएंगे। तो दूसरी सखी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या महाराज मुखिया राज रसोइया को पसंद करने लगे हैं। तो राजमाता कहती है कि बस करो, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। फिर हमें जियोंग को दिखाते हैं जो सो रही होती है और महाराज अपना ऊपर वाला कोट जियोंग को पहना देते हैं। फिर हमें सुबह में शाही रसोई का सीन दिखाया जाता है। बावर्ची इम गोल को कढ़ाई में बनाते हैं, फिर उसे चखते हैं तो कहते हैं कि ये पक तो गया है लेकिन इसमें वो जायका नहीं है। तो बावर्ची सिम कहते हैं कि यानी कि जियोंग जो कह रही थी वो सही है। बावर्ची इम कहते हैं कि जियोंग आखिर कब तक यहाँ पर आ जाएगी। तो बावर्ची सिम कहते हैं कि मैंने मीट, बाकी सब्जियां और जो कुछ भी था मैंने सब कुछ काट दिया है। बावर्ची इम कहते हैं कि वो मसाला तुमने वो मिर्ची ठीक से तो रखी है ना। तो बावर्ची सिम कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, मैंने उसे अनाज घर में बहुत ही छुपा कर रखी है। इतने में भागते हुए बावर्ची मीन आते हैं और कहते हैं कि आपको मेरे साथ अभी चलना होगा। बावर्ची इम और बावर्ची सिम दोनों बावर्ची मिन के साथ जाते हैं। बावर्ची इम कहते हैं क्या हुआ है, अब तुम बता भी दो। बावर्ची मिन कहते हैं कि बावर्ची मियांग का रवैया मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। इतने में ही उन्हें बावर्ची मियांग की चिल्लाने की आवाज आती है। बावर्ची इम कहते हैं कि ये कौन चिल्ला रहा है। फिर वो चुपके से देखते हैं कि बावर्ची मियांग खिलगम को सब्जी काटना सिखा रहे होते हैं और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। खिलगम के हाथ पे जख्मी हो चुके होते हैं। बावर्ची मियांग कहते हैं कि अगर तुम ऐसे काटोगे तो इनका क्या करूँगा, क्या मैंने तुम्हारे मुंह पर मारूं। तो खिलगम रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं दोबारा से करती हूँ। जियों का हाथ फिर से जख्मी हो जाता है। बावर्ची मियांग कहते हैं कि मैं तुम्हें इतनी देर से सिखा रहा हूँ, तुम्हें अभी तक नहीं आया, अब तुम जल्दी से बाहर जाओ और चाकू की धार को तेज कर आओ। तो खिलगम बाहर आती है और रोते हुए जाती है। बावर्ची सिम कहते हैं कि ये बावर्ची मियांग को क्या हो गया है, अभी तक तो ये खिलगम के साथ बिल्कुल ठीक थे। बावर्ची मियांग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। बावर्ची मियांग तो खिलगम के साथ मुझसे भी ज्यादा सख्त हैं। बावर्ची कहते हैं कि मैं उसका गुस्सा समझ सकता हूँ, उसकी इज्जत जो दाव पर लगी है, लेकिन फिर भी वो खिलगम को सब्जी काटना ही क्यों सिखा रहा है। फिर हमें मिंग के बावर्ची को दिखाते हैं जो अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। कॉनवेली एक सूप बनाते हैं, बाइलोंग उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। कॉनवेली कहता है कि बहुत अरसे बाद मैंने आपको ऐसे जोश में देखा है, आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बाइलोंग कहते हैं कि इस कंपटीशन की वजह से हमने अपने सभी बावर्चियों का सम्मान दांव पे लगा दिया है। जीतने से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हार हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। और इस छोटे देश को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना और अपने बड़े देश पर घमंड मत करना। कॉनवेली कहते हैं कि एक बावर्ची में हुनर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैं हमेशा अपने पुराने तरीकों को जहन में रखता हूँ। बाइलोंग कहते हैं कि हमें अपनी इंसानियत कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। चलो अब हम उन्हें बताते हैं कि मिंग के बावर्ची क्या कर सकते हैं। लेकिन ये याफीसू कहाँ पर है। फिर हमें याफीसू को दिखाते हैं
जो कि प्रिंस जेसन के पास होती है। प्रिंस जेसन कहती है कि तुम तो मिंग की बावर्ची हो ना, तो तुम यहाँ पर कैसे? या फिर से कहती है कि मैं कुछ बताऊं इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक्सेप्ट कर लें। या फिर से उन्हें मिंग का एक कीमती मसाला देती है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि इतना कीमती मसाला यहाँ पर लेकर आने की क्या वजह है? तो या फिर से कहती है कि आपके पास कुछ है जिसे मैं इसके साथ एक्सचेंज करना चाहती हूँ। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जिनके पास बारिश हो रही होती है। खोंगिल कहता है कि महाराज अब अगर बारिश की वजह से आप बीमार हो गए तो मसला हो सकता है। तो महाराज कहते हैं कि मैं तो पहले से ही भीग चुका हूँ। फिर वो लूमिन को देखते हैं जो बारिश में खड़े होते हैं। खोंगिल कहता है कि अरे सेनापति जी, आप ऐसे बारिश में क्यों खड़े हैं, अंदर आ जाएं। लूमिन कहता है कि आप लोग मेरी चिंता ना करें। तो खोंगिल कहता है कि अरे ऐसे बाहर खड़े होने से क्या होगा, पहरा तो आप अंदर बैठ के भी दे सकते हो, लेकिन फिर भी इसे तो अकल ही दिखानी है। तो लूमिन उसे घूरने लगता है तो खोंगिल चुप कर जाता है। फिर खोंगिल खाने की चीजों का नाम लेता है और कहता है कि ऐसे मौसम में ये सब कुछ मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो फिर आपका क्या ख्याल है महाराज? तो महाराज कहते हैं कि पाचोन मिल जाता तो सोच के ही अच्छा लग रहा है। तो जियोंग सोचती है और कहती है कि अरे हाँ पाचोन। फिर वो महाराज से पूछती है कि महाराज क्या आपको पता है कि चांगचुंग सिंह किस गाँव से हैं? तो महाराज कहते हैं कि भला मुझे कैसे पता होगा? तो खोंगिल कहता है कि चांगचुंग सिंह के लहजे से लगता है कि वो डोंगनी से है जो कि बुसान पोर्ट के पास है। तो जियोंग कहती है कि अच्छा तो वो बुसान से है, मुझे लगा ही था। फिर जियोंग उस घर में पड़े हुए कुछ बर्तन देखती है। महाराज कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो? जियोंग कहती है कि मुझे लगता है कि उनका मन बदलने का एक तरीका है मेरे पास, तो अब हमें बाहर से कुछ सामग्री खरीदनी होगी। अरे जल्दी चलो, अगर बारिश रुक गई तो सब बेकार हो जाएगा। फिर जियोंग महाराज को खींच के जाने लगती है। तो महाराज कहते हैं कि अरे मेरा वहाँ पर क्या काम है? फिर चांगचुंग सिंह भी उन सबको जाते हुए देखता है और कहता है कि अच्छा हुआ जो खुद ही चले गए। फिर वो राइस पफ्स खाते हैं और कहते हैं कि ऐसे ज्यादा क्वांटिटी में तो ये बनेंगे, लेकिन बिना चीनी के तो ये बेस्वाद है। उफ, मैं तो इन्हें जितना भी खा लूं मेरा दिल तो भरता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि खोंगिल पत्थरों से एक चूल्हा बना रहा होता है, लूमिन बर्तन साफ कर रहा होता है और महाराज आराम से बैठ के अपने आप को पंखे से हवा दे रहे होते हैं। तो जियोंग महाराज को देखती है और महाराज के पंखे को देखते हुए उसे एक आइडिया भी आता है। फिर जियोंग पायचोन बनाना शुरू करती है। जियोंग कहती है कि सबसे पहले हमें प्याज को ऊपर रखना होता है और उसे अच्छे से पकाना होता है। फिर वक्त होता है पंखा देने का। फिर लूमिन और खोंगिल पंखे से हवा देने लगते हैं ताकि इसकी खुशबू चांगचुंग सिंह तक चली जाए। फिर महाराज कहते हैं कि इसकी खुशबू तो बहुत कमाल की है। खोंगिल कहता है कि हाँ, मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा। फिर जियोंग लूमिन और खोंगिल से कहती है कि तुम दोनों तो बहुत अच्छे से हवा दे रहे हो, शाबाश, करते रहो, गुड। फिर वो दोनों तेजी से हवा देने लगते हैं। तो जियोंग फिर से कहती है कि तुम लोग तो कमाल कर रहे हो, करते रहो। महाराज जियोंग को उन दोनों की इस तरह से तारीफ करते हुए देख रहे होते हैं और जेलस भी होते हैं। तो फिर महाराज उठकर आते हैं और उन दोनों से कहते हैं कि हटो। खोंगिल फौरन से उठ जाता है। लूमिन कहता है कि मैं कर लूंगा महाराज। तो महाराज कहते हैं कि हटो। तो लूमिन भी उठ जाता है और कहता है कि मुझे माफ करना महाराज। फिर महाराज पंखे से तेजी से हवा देने लगते हैं। तो खोंगिल लड़कियों की एक्टिंग करते हुए कहता है कि वाह महाराज, आपके पंखे की हवा तो कितनी तेज है, ये तो पहाड़ों की ठंडी हवा जैसी है। तो महाराज कहते हैं कि ये मजाक का वक्त नहीं है। तो खोंगिल कहता है कि माफ करना महाराज। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि महाराज थक जाते हैं और फिर खुद को हवा दे रहे होते हैं और लूमिन और खोंगिल दोबारा से पंखा देना शुरू कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि पायजोन की खुशबू चुंग सिंह तक पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि अरे ये खुशबू कैसी है, ये खुशबू तो कमाल की है। इतने में चुंग सिंह बाहर आते हैं। जियोंग उन्हें देखती है और कहती है कि वो आ गए। चुंग सिंह उन्हें देखता है तो महाराज को देखने के बाद वहाँ से वो जाने लगता है। तो जियोंग उन्हें कहती है कि अरे रुकिए, यहाँ पर हमारे महाराज, अरे मेरा मतलब है कि मुख्य शाही सचिव को पायजोन खाने का मन हो रहा था तो मैंने बना दिया, लेकिन वो क्या है ना कि कुछ ज्यादा बन गया है, तो आप भी हमारे साथ खा लें। और वैसे भी ये तो आपके गाँव का पकवान है ना। तो चुंग सिंह कहता है कि हाँ, मेरे गाँव का ही है। फिर वो दोबारा से महाराज को देखता है और कहता है कि मुझे नहीं खाना। चुंग सिंह जाने लगते हैं तो महाराज कहते हैं कि अरे जाने दो उसे, गुस्से में खाने से अच्छा है कि वो ना खाए, चलो पायजोन काटो। तो जियोंग पायजोन काटने लगती है। खोंगिल उनके पास आता है और कहता है कि अरे भाई साहब, इतना गुस्सा अच्छा नहीं है, चलो आओ ना साथ में खाते हैं। क्या आप इस लजीज से दिखने वाले पकवान को सच में नहीं खाना चाहते? फिर खोंगिल चुंग सिंह को आगे खींचता हुआ ले ही आता है कि अरे आ जाओ। फिर महाराज पायजोन खाने लगते हैं। चुंग सिंह भी उनको खाता हुआ देखता है और उसके मुंह में भी पानी आ रहा होता है। फिर चुंग सिंह कहता है कि कैसे कैसे मुंह बना रहा है। महाराज सबसे कहते हैं कि चलो
चलो आ जाओ हम खा लेते हैं। फिर खोंगिल और लोमिन भी खाते हैं और खाने के बाद वो दोनों बस एक दूसरे को देखने लगते हैं। सबको ऐसे खाता हुआ देख चुंगसिंग भी जल्दी से आते हैं और बाइजन उठाकर खाने लगते हैं। फिर जियोंग उन्हें पीने के लिए पानी देती है और कहती है कि अरे आप आराम से खाइए, बहुत सारा बना है, आप आराम से खा सकते हैं। चुंगसिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि ये स्वाद ये तो बहुत ही मजे का है, ऐसा जायका तो मेरे गाँव में मिलता था और मैंने बचपन में ही इस जायकों को आखिरी बार चखा था। तो तुम्हें इस स्वाद के बारे में कैसे पता? तो जियोंग कहती है कि मेरे पिताजी वो भी तो बुसान से ही हैं। फिर जियोंग उन्हें और खाने के लिए देते हैं और कहती है कि कल आपने कहा था कि छांग योनसिल को इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया गया था, लेकिन चुनसिंग जी जैसे आपको बचपन का ये स्वाद याद है उसी तरह लोग भी उन्हें कभी नहीं भूलेंगे। उनकी वजह से लोगों को टाइम के बारे में पता चला और उनकी वजह से आसमान में तारामंडल भी देख पाए। और चुनसिंग जी मुझे पता है कि आपको ये बात सुनने में अजीब लगेगी, लेकिन मैं इस युग से बिल्कुल नहीं हूँ। इसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन यही सच है और मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, तो वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे खाना बनाना पसंद है। जब मैं लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना शौक से खाते हुए देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसीलिए इस कंपटीशन में मैं मिंग से आए हुए लोगों को जोसियों के खाने का जायका चखाना चाहती हूँ। तो क्या आप भी अपना पसंदीदा काम करते हुए हमारी मदद नहीं कर सकते? अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम मिंग से जितना चाहे उतना गन्ना खरीद सकते हैं और फिर सभी आपके मजेदार बुरबुरे जब चाहे तब खा सकते हैं और फिर इससे आपको भी तो खुशी मिलेगी और इसे में हम सबकी भलाई है, प्लीज आप मान जाइए। तो चुंगसिंग कहता है कि मैं बर्तन बनाऊंगा। तो जियोंग कहती है कि क्या सच में? महाराज कहते हैं कि क्या तुम सच में हमारे लिए बर्तन बनाओगे? तो चुंगसिंग कहते हैं कि तुम ज्यादा खुश मत हो, ये मैं तुम्हारे लिए नहीं बना रहा। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत? तो जियोंग कहती है कि शांत हो जाइए और फिर वो चुंगसिंग का शुक्रिया अदा करती है। तो चुंगसिंग कहते हैं कि शुक्रिया तो मैं तुम्हारा कहता हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपने बचपन के साइकिल को फिर कभी मैं चख पाऊंगा, लेकिन आज फिर से मुझे वो मौका मिला है। जिंदगी भर मैं इस बात के लिए तरसता रहा हूँ। जियोंग कहती है कि अगली बार मैं आपको कैरामल बुरबुरे बनाना सिखाऊंगी। फिर जियोंग, महाराज और लोमिन वहाँ से जाने लगते हैं ताकि वो बाहर से अच्छी सामग्री ला सके। महाराज खोंगी से कहते हैं कि तुम बर्तन बनाने में इनकी मदद करना। तो खोंगी पहले तो महाराज को महाराज कहने लगता है, फिर रुक जाता है और कहता है कि जी मेरे हुजूर। लोमिन खोंगिल के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। तो खोंगिल उसका हाथ पीछे झटक देता है। फिर चुनसिंग भी अपना बर्तन बनाना शुरू कर देता है और जियोंग अपनी सामग्री ढूंढने लगती है। महाराज जो ही चल रहे होते हैं तो उनका पाँव एक पत्थर से टकराता है। वहाँ पर पड़ी हुई जड़ी को वो उठाते हैं तो कहते हैं कि ये क्या है, दिखने में तो ये जिंगसिंग लग रहा है। तो जियोंग महाराज के पास आती है, उसे देखती है और कहती है कि महाराज ये तो जंगली जिंगसिंग है। जियोंग जिंगसिंग पकड़ने वाली होती है तो महाराज उसे खुद में छुपाने लगते हैं। तो जियोंग कहती है कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो महाराज कहते हैं कि तुम भूल गई हो क्या कि इस देश की हर चीज पर मेरा हक है और ये तो फिर मैंने खुद ही ढूंढा है। फिर वो सभी सारी रात लगाकर अपना अपना काम करते हैं। फिर हमें मिंग के बावर्ची को दिखाया जाता है या फिर उसके पास चिली पाउडर आ जाता है। वो उसे टेस्ट करती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। बायलोंग कहते हैं कि ये कैसा तेल है, मैंने ऐसा तेल पहले कभी नहीं देखा। या फिर सु कहती है कि ये मेरी खास तैयारी है जो हमें पहले राउंड में जिताएगी। कॉर्नवेली पूछते हैं कि तुम्हें ये मसाला कहाँ से मिला? तो या फिर सु कहती है कि वो सब छोड़ो, पहले राउंड की पूरी तरह से जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। कॉर्नवेली कहते हैं कि अनजानी चीजों को बिला वजह इस्तेमाल मत करो। कॉर्नवेली या फिर सु को बोलने वाले होते हैं तो बायलोंग उसे चुप करवाते हैं और कहते हैं कि जीत कर आना। फिर हमें मंत्री सांग को यूकोंग के साथ दिखाया जाता है। बायलोंग भी उन दोनों के लिए खाना लेकर आते हैं। मंत्री सांग कहते हैं कि मैं मिंग के बावर्चियों की स्किल्स बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। तो यूकोंग कहता है कि अभी तो आपने और भी बहुत कुछ देखना है। और फिर मंत्री सांग से कहते हैं कि क्या हम आपकी जुबान में आपसे बात कर सकते हैं? तो मंत्री सांग कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। तो यूकोंग कहता है कि फिर हम तय कर लेते हैं कि हम क्या लेंगे और क्या देंगे। तो मंत्री सांग कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, और क्या आपको लगता है कि आप हर हाल में ये कंपटीशन जीत जाएंगे? और क्या पता जिस मुकाबले की हम इतनी ज्यादा तैयारियां कर रहे हैं वो मुकाबला ही ना हो। तो ये कौन कहता है कि तुम जो कहना चाहते हो उसे साफ साफ कहो। तो मंत्री सांग कहते हैं कि मुख्य राज रसोइया कुछ सामान लाने के लिए महल से बाहर गई हुई है और महल के बाहर तो कब कहाँ कैसा खतरा आ जाए हमें पता नहीं। तो ये कौन हंसता है और कहता है कि शायद कंपटीशन वाले दिन मिंग के बावर्ची
बावर्ची ही वहाँ पर खाना बनाते हुए नजर आएंगे और मेरे बावर्ची को ये जानकर थोड़ा सा दुख तो जरूर होगा। बाइलोंग भी बाहर खड़े ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। फिर हमें बावर्ची इम और बावर्ची मियांग को एक साथ दिखाते हैं। बावर्ची इम कहते हैं कि चलो आखिरकार हमारा कंपटीशन का दिन आ ही गया और मुख्य राज रसोइया वक्त पर पहुंच तो जाएंगे ना। तो बावर्ची मियांग कहते हैं कि पहुंचना तो चाहिए और आज रात हमारा अच्छे से सोना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बावर्ची इम कहते हैं कि मुझे तो इस बात का बहुत बुरा लग रहा है कि बावर्ची मिन और बावर्ची सिंह दोनों इस प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पा रहे। बावर्ची मियांग कहते हैं कि आपने रात का खाना उनके साथ बना लिया है ना, तो इतना मत सोचिए। फिर बावर्ची इम कहते हैं कि मुझे याद आया, तुम उस बेचारी बच्ची के साथ इतने बुरी तरह से क्यों पेश आ रहे हो। अभी तो मुखिया राज रसोइया भी यहाँ पर नहीं है, तो तुम थोड़ा सा आराम से पेश आओ। मैंने आज देखा था तुमने उसे कुछ ज्यादा ही काम दे दिया था। फिर हमें किलकिन को दिखाते हैं जो इस वक्त भी मीट काट रही होती है और साथ साथ रो रही होती है। बावर्ची मियांग कहते हैं कि अगर उसे काम नहीं आता तो उसका राज रसोई में रहने का कोई फायदा नहीं। बावर्ची इम कहते हैं कि समझ नहीं आता कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। बावर्ची मियांग जल्दी जल्दी वहाँ से जाने लगते हैं तो बावर्ची इम उसके पीछे भागते हुए जाते हैं और कहते हैं कि मैं कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे। इतने में वो दोनों देखते हैं कि सामने अंधेरे में कोई खड़ा होता है। वो जल्दी से उनके पास आता है और कहता है कि महाराज के लिए एक संदेश है, जल्दी से उन तक पहुँचा दो और मुखिया राज रसोइया की जान खतरे में है, जल्दी करो। फिर जब वो जाने लगता है तो उसके ग्रे बाल नजर आ जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि बाइलोंग होते हैं। फिर वो दोनों बातें करने लगते हैं कि उसने हमारी भाषा बोली, तुमने उसका लिबास देखा, उसके लिबास में एक चाकू था। बावर्ची इम कहते हैं कि चलो देखते हैं कि उसमें क्या संदेश लिखा है। वो लोग निकाल कर देखते हैं तो उस पेज पर कुछ भी नहीं लिखा होता। फिर वो दोनों जल्दी से राजमंत्री के पास जाते हैं। राजमंत्री कहते हैं कि इस वक्त तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वह कहते हैं कि हम काम से वापस आ रहे थे, इतने में ही हमारे पास एक आदमी आया और हमें कहा कि ये संदेश महाराज के पास पहुँचा दो। और वो तो कोई खतरनाक इंसान लग रहा था, कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं था। तो राजमंत्री कहते हैं कि आप लोगों का शुक्रिया, अब आप लोग यहाँ से जल्दी जाओ। फिर राजमंत्री मुखिया शाही सचिव के पास होते हैं। जब वो पैगाम देखने के लिए पेज को लिफाफे से निकालते हैं तो उस पर कुछ लिखा नहीं होता। मुखिया शाही सचिव कहते हैं कि ये क्या है। राजमंत्री उस पेज को कैंडल की रोशनी के सामने करते हैं जिसकी वजह से उस पर लिखा हुआ सब कुछ नजर आने लगता है। उस पर लिखा होता है कि मुखिया राज रसोइया को कोई मारना चाहता है, हो सकता है कि वो कल का सूरज ना देख सके, उसकी सुरक्षा करो। मुखिया शाही सचिव कहते हैं कि अगर हम यहाँ से निकले तो चुंगचांग सिंह के घर पर कब तक पहुँचेंगे। तो राजमंत्री कहते हैं कि शायद आप लोग अगर अभी निकले तो सुबह सूरज निकलने से पहले ही आप लोग पहुँच जाओगे। मुखिया शाही सचिव कहते हैं कि गोरे और कुछ सिपाहियों को तैयार किया जाए। फिर मुखिया शाही सचिव कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ से निकल जाते हैं और वो सोचते हैं कि महाराज जब तक मैं वहाँ पर नहीं पहुँचाता आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर हमें महाराज जियोंग और लोमिन को दिखाते हैं जो चुंगचांग सिंह के घर की तरफ आ रहे होते हैं। चुंग सिंह भी प्रेशर कुकर बनाकर उसे चेक करते हैं और वह बिल्कुल ठीक बनता है। खोंगिल कहता है कि हमने तो कमाल कर दिया, ये तो काम कर रहा है। इतने में जियोंग भी वहाँ पर पहुँच जाती है। महाराज कहते हैं कि हम आ गए हैं। खोंगिल दरवाजा खोलता है और वो सभी अंदर जाते हैं और प्रिंस स्टेशन के भेजे हुए आदमी भी उन सबको देख रहे होते हैं और फिर कहते हैं कि हमने सिर्फ लड़की को मारना है। जियोंग प्रेशर कुकर देखती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। महाराज कहते हैं कि काफी अच्छा काम किया है। तो खोंगिल अपना जला हुआ हाथ दिखाते हुए कहता है कि रात भर बिना सोए काम किया है हमने। चुंगसिंग कहते हैं कि हमने इसे ऐसा बनाया है तो तेज आंच और दबाव भी झेल सके। चुंगसिंग जियोंग से कहता है कि अब तुम इसे अच्छा सा खाना बनाओ और अपना मुकाबला भी जीत कर आओ। तो जियोंग कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। महाराज चुंगसिंग को पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया और बाद में तुम्हें और इनाम दिया जाएगा। जियोंग कहती है कि काश मैं आपके लिए खाना बना पाती। तो चुंगसिंग कहता है कि आज नहीं तो किसी और दिन बना लेना। इतने में ही प्रिंस स्टेशन के आदमी भी जल्दी जल्दी उनकी तरफ आने लगते हैं। चुंगसिंग के बनाए हुए ट्रैप पर कोई पाँव रख देता है जिससे चुंगसिंग को पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। चुंगसिंग जल्दी से जाकर देखते हैं और सबको बताते हैं कि कुछ हथियारे हमारी तरफ आ रहे हैं। तो जियोंग कहती है कि क्या हथियारे, वो यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। लोमिन और खोंगिल जाकर उन्हें देखते हैं। लोमिन कहता है कि वो बहुत ही शातिर हथियारे हैं महाराज, आपको कहीं छुपना होगा। तो चुंगसिंग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि महाराज। तो जियोंग एक्सप्लेन करने वाली होती है। चुंगसिंग देखता है कि वो लोग बहुत ही तेजी से आ रहे हैं तो वो भागते हुए जाता है, कुछ तलवारें निकालता है और कहते हैं कि जो भी बात है तुम मुझे बाद में बता देना, अभी तुम सब निकलो यहाँ से। तो महाराज कहते हैं कि लेकिन ये हथियारे हैं कौन। जियोंग कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे महाराज। तो महाराज जियोंग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम बस मेरे साथ रहना,
देना। चुनसिंग कहता है कि जब मैं इशारा करूं तो दरवाजे को खोल देना। महाराज कहते हैं कि तुम दरवाजा खोलने का क्यों कह रहे हो, उसे बंद ही रहने दो। चुनसिंग कहता है कि मुझ पर भरोसा रखे महाराज, और बारूद को आग लगा देता है। फिर जब चुनसिंग उन्हें कहते हैं तो कोंगिल और लूमिन दरवाजा खोल देते हैं और छोटी छोटी आयरन बॉल्स हथियारों को जाकर लगती हैं। फिर इन सब के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। महाराज जियोंग को बचा रहे होते हैं। जियोंग ने अपना प्रेशर कुकर पकड़ के रखा होता है। इतने में एक हत्यारा जियोंग को मारने के लिए आता है। महाराज उसे बचाते हैं लेकिन जियोंग नीचे गिर जाती है। प्रेशर कुकर को बचाने के चक्कर में जियोंग का हाथ बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। जियोंग के प्रेशर कुकर पर ढक्कन गिर जाता है। जियोंग बस उसे देख रही होती है। महाराज कहते हैं कि जियोंग तुम क्या कर रही हो, हमें यहाँ से जाना होगा। चुनसिंग अपने तीरों के सेटअप को निकालते हैं और कोंगिल से कहते हैं कि तुम बावर्ची जियोंग को यहाँ से लेकर चले जाओ, इसके बाद ही मैं हमला कर सकूंगा। जियोंग कहती है कि नहीं, मुझे मेरे प्रेशर कुकर का ढक्कन चाहिए। तो चुनसिंग कहते हैं कि जियोंग मैं आपको मुकाबले से पहले ये ढक्कन दे दूंगा, आप इस पर यकीन रखिए। अभी आपको जाना होगा वरना जान से जाओगे। फिर वो चारों वहाँ से चले जाते हैं। तो हथियारे कहते हैं कि उस लड़की के पीछे चलो। फिर लूमिन महाराज से कहता है कि महाराज आप लोग यहाँ से चले जाइए, मैं उन लोगों को यहीं पर रोकता हूँ। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है। जियोंग कहती है कि अपना ख्याल रखना। लूमिन कोंगिल से कहता है कि महाराज को यहाँ से दूर ले जाओ। फिर लूमिन भी उनसे फाइट करते हैं और लूमिन को भी चोट लगती है। फिर कुछ दूर जाने के बाद कोंगिल महाराज से कहता है कि अब आप दोनों यहाँ से चले जाइए, मैं उन लोगों को यहाँ पे रोकने की कोशिश करता हूँ। महाराज और जियोंग वहाँ से चले जाते हैं। हथियारे वहाँ पर आते हैं तो कोंगिल कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। कुछ हथियारे कोंगिल से फाइट करते हैं और कुछ महाराज के पीछे चले जाते हैं। फिर बहुत से हथियारे महाराज के पास भी पहुँच जाते हैं। महाराज उनसे फाइट करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर किसने भेजा है, और फिर लड़ते हुए महाराज भी घायल हो जाते हैं। जियोंग देखती है तो महाराज के जख्म से खून निकल रहा होता है। जियोंग कहती है कि महाराज आपका खून निकल रहा है। तो महाराज कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर इतने में वहाँ पर सोंगचे भी आ जाता है और वह सभी हथियारों को मारने लगता है। जब हथियारे जियोंग को मारने वाले होते हैं तो महाराज उन्हें मारने लगते हैं। एक हथियारे को महाराज पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम्हें किसने यहाँ भेजा है। तो जैसे ही वो हथियारा देखता है कि बहुत से सिपाही यहाँ पर आ रहे हैं तो वो अपने आप को मार देता है। जियोंग ये देखकर बेहोश हो जाती है। महाराज जल्दी से जियोंग के पास जाते हैं, उसे उठाने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम आंखें खोलो। जियोंग को ऐसे देखकर महाराज बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कह रहे होते हैं कि अपनी आंखें खोलो। सोंगचे वहाँ पर आता है और जियोंग को चेक करता है और कहता है कि शायद डर की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। बेहोश होने का सुनकर महाराज को थोड़ा सा सुकून होता है। सोंगचे कहता है कि मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ महाराज। तो महाराज कहते हैं कि आपका शुक्रिया सचिव जी। फिर महाराज जियोंग के हाथ पर बैंडेज करते हैं। फिर वहाँ पर लूमिन और सोंगचे आ जाते हैं। फिर इतने में वहाँ पर लूमिन और कोंगिल आ जाते हैं। इन्हें कोंगिल को पकड़ा होता है। कोंगिल कहता है कि अगर आज मैं न होता तो सेनापति मुश्किल से ही बच पाते। महाराज हंसते हैं और कहते हैं कि ऐसा है क्या, लूमिन की तलवारबाजी का मुकाबला तुम्हें जोशियों में कोई नहीं कर सकता। तो कोंगिल कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर ये ढलान से लुढ़कते लुढ़कते नीचे कैसे आ गए बताओ। तो लूमिन कोंगिल को फेंक देता है। मुख्य शहर सचिव कहते हैं कि सबसे अच्छा सिपाही भी ढलान पर नहीं टिक पाया। कोंगिल पूछता है कि मुख्य राज रसोइया ठीक तो है ना। तो महाराज कहते हैं कि शायद डर की वजह से वो बेहोश हो गई है। मुख्य शहर सचिव कहते हैं कि शुक्र है कॉम्पिटिशन से पहले ज्यादा बड़ी चोट नहीं लगी। लूमिन कहता है कि इस बार के हथियारे पहले वाले हथियारों से अलग थे महाराज। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें ऐसा लगा है। लूमिन कहता है कि जी हाँ महाराज, इन सब ने सैनिक प्रशिक्षण लिया है, उनका तालमेल भी जबरदस्त था और पकड़े जाने पर उन लोगों ने आत्महत्या की ताकि उनका राज न भूल जाए। तो महाराज कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए थे। मुख्य शहर सचिव कहते हैं कि हो सकता है कि ये सैनिक गद्दारों के भेजे हुए सैनिक हों। फिर जियोंग प्रेशर कुकर चिल्लाते हुए उठ जाती है। फिर जियोंग अपने प्रेशर कुकर को देखने लगती है। महाराज उससे पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो जियोंग उन सबसे पूछने लगती है कि आप सब ठीक हैं। तो कोंगिल अपना बाजू पे लगा हुआ जख्म दिखाते हुए कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लूमिन कहता है कि आप फिक्र न करें। महाराज कहते हैं कि सब ठीक है। जियोंग कहती है कि शुक्र है, मेरी तो डर के मारे जान ही निकल रही थी। फिर जियोंग महाराज से कहती है कि आज के दिन में ही मुकाबला है ना। तो महाराज कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम ऐसे हाथ से मुकाबला कैसे करोगी। तो जियोंग कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, अब हम चलते हैं। तो महाराज कहते हैं कि लेकिन तुम्हारे पास इस बर्तन का ढक्कन नहीं है। जियोंग कहती है कि जुमसोंग जी ने कहा था कि वो मुझे दे देंगे, तो मुझे उन पर यकीन है, तो हमें अभी निकलना होगा, चलो जल्दी चलो। फिर हमें प्रिंस जेसन को दिखाते हैं, जिन्हें इत्तला मिलती है कि जियोंग बच गई है। प्रिंस जेसन इस
इस बारे में पढ़ते ही गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इस निकम्मों के सहारे मैं अपना काम कैसे करूँगा। फिर उस आई हुई चिट्ठी को वो जला देते हैं और कहते हैं कि महाराज, नतीजा फिर भी आपके पक्ष में नहीं आएगा। फिर हमें हमारी कंपटीशन की जगह को दिखाया जाता है। वहाँ पर हर चीज तैयार कर दी होती है। युकोंग वहाँ पर मौजूद होता है, बाकी सभी मंत्री भी आ चुके होते हैं और दोनों मुल्कों के बावर्ची भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। महाराज और जियोंग वहाँ पर नहीं होते। युकोंग कहता है कि इतना वक्त हो गया है, लेकिन ना तो यहाँ पर महाराज है और ना ही मुख्य शाही रसोइया। तो मंत्री वुजिन राजमंत्री से कहते हैं कि आप इन्हें बता दें कि महाराज थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिर हमें महाराज और बाकी सबको दिखाते हैं जो घुड़सवारी करते हुए महल की तरफ आ रहे होते हैं। इतने में ही जियोंग चिल्लाने लगती है तो महाराज रुक जाते हैं और जियोंग से पूछते हैं कि क्या हुआ। जियोंग कहती है कि मुझे कमजोरी फील हो रही है और मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, शायद ये घुड़सवारी की वजह से हो रहा है। तो महाराज कहते हैं क्या तुम ये चाहती हो कि मैं माफी मांगूं? तो जियोंग कहती है कि अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, आपने आज कमाल कर दिया। तो महाराज भी खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, मुझे भी तलवारबाजी आती है। फिर महाराज बाकी सबसे भी कहते हैं कि आपको मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई है, काश कि मिंग से इस कंपटीशन की बात ही ना की होती। तो जियोंग कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महाराज, अब बात कर दी तो करती, तो चलिए अब हम सभी चलते हैं। फिर वापस जाते हुए महाराज सोचते हैं कि जियोंग मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत सी मुश्किल उठानी पड़ी है। फिर हमें युकोंग को दिखाते हैं जो कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कहीं महाराज और मुख्य राज रसोइया दोनों भाग तो नहीं गए। मंत्री आपस में बातें करने लगते हैं कि अगर महाराज वक्त पर ना आए तो फिर हम क्या करेंगे और ये आखिर महाराज के बारे में ऐसे बातें कैसे कर सकते हैं। प्रिंस जेसन कहते हैं कि महाराज का इन्हें इंतजार करवाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इतने में कंपटीशन स्टार्ट होने का वक्त हो जाता है। राजमंत्री कहते हैं कि कंपटीशन शुरू होने वाला है, दोनों देशों के बावर्ची एक दूसरे के सामने आ जाएं। तो बाइलोंग युकोंग के सामने आते हैं और कहते हैं कि हम अभी कंपटीशन स्टार्ट नहीं कर सकते, अभी कंपटीशन शुरू होने में थोड़ा सा वक्त है, तो हम अंतिम वक्त तक इंतजार करेंगे ताकि वो लोग भी आ जाएं। तो युकोंग कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो बाइलोंग कहते हैं कि हजूर, हमें इन्हें अपने महान देश की महारता दिखानी चाहिए। तो युकोंग कहता है कि वाह क्या बात की है। फिर सबको थोड़ा और वक्त दे दिया जाता है। किलिन कहती है कि शुक्र है थोड़ा और वक्त तो मिला। बावर्चीन कहते हैं कि लेकिन जियोंग कहाँ रह गई है, ये अब तक यहाँ पर पहुँची क्यों नहीं। फिर कुछ टाइम बाद अनाउंस किया जाता है कि अब अंतिम समय होने वाला है। बावर्ची इन कहते हैं कि अब सब खत्म। किलकिन कहती है कि बावर्ची इन आप ऐसे ना कहें। बावर्ची मियां कहते हैं कि अच्छा ही होगा अगर वो ना आए। बावर्ची इन कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इतने में ही बाइलोंग अपनी सेंसेस से सेंस करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो लोग आ गए। फिर हम देखते हैं कि महाराज और बाकी सभी महल में आ जाते हैं। महाराज कहते हैं कि आखिर अब हम पहुंच ही गए। जियोंग कहती है कि अब वक्त आ गया है अपना हुनर दिखाने का। सभी मंत्री, युकोंग और बाकी सभी शेफ्स भी अंदर से बाहर आ जाते हैं और सभी महाराज को देख रहे होते हैं। फिर यहीं पर एपिसोड 7 कंप्लीट हो जाती है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।